हाय, मैं ब्रजेश। वायर हिंदी के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। ये हमारा पहला फेसबुक लाइव है। कल हमने अपना पेज लॉन्च किया था और बहुत जल्द आने वाले चंद दिनों में वेबसाइट आपके सामने होगी, और जिसकी शुरुआत मैं पूरी खबर तो नहीं बता सकता, लेकिन बस एक छोटा सा हिंट आपको देता हूँ कि एक बहुत बड़ी खबर से, जो हमारे पूरे इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी हुई है, हमारे सिस्टम से जुड़ी हुई है, तो एक बहुत बड़ी खबर से हम उसकी शुरुआत करेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्सक्लूसिव खबरें, जैसा कि मेन स्ट्रीम मीडिया में एक मिसिंग है, खास करके वेब जर्नलिज्म में ग्राउंड रिपोर्ट्स नहीं होती। बहुत सारे जो मार्जिनलाइज सेक्शन पे लोग हैं उनकी बातें नहीं होती। नॉर्थ ईस्ट और बहुत सारी हमारे जो इलाके हैं, जो हमारे बहुत सारे जो मसले हैं, जो बिल्कुल मुख्य धारा में, जिनकी बिल्कुल कहीं उपस्थिति नहीं है, जिनमें कभी कोई बात नहीं करता, तो वो सारी चीज़ें हम वायर हिंदी के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके का वायर इंग्लिश जो हमारी जो वेबसाइट है, जिस तरीके का मैंडेट उसका रहा है, जैसा काम रहा है पहले से, और उससे भी और बेहतर करने की हमारी कोशिश रहेगी कि जनहित के मुद्दों पे हम लगातार रिपोर्ट कर सकें, कुछ एक्सक्लूसिव कर सकें। और बहुत सारी जो गड़बड़ियां हैं पत्रकारिता में, हम बहुत सामान्य लोग हैं, लेकिन एक कोशिश हमारी रहेगी कि जितना हम बेहतर कर पाएँ, कमियों को दूर कर पाएँ, हम उसको करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक पहला आपसे, आप लोगों से पहली बार मैं मुखातिब हूँ, और ये हमारा न्यूज़ रूम है, सामने है। और आपसे एक बार मैं परिचय कराता हूँ अपने साथियों का। और ये हिंदी की टीम है। वैसे पूरी टीम मिलकर एक साथ काम करेगी, हिंदी इंग्लिश का कोई सेपरेशन नहीं है, लेकिन ये हिंदी के साथी हैं मीनाक्षी तिवारी। तो ये मैं इनसे जानना भी चाहूँगा कि क्या हम करने वाले हैं, क्या खास करने वाले हैं। हम लोग का मेन फोकस ग्राउंड रिपोर्टिंग पर रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें अब आ गई हैं, सब माध्यम हैं, पर ग्राउंड पर लोग नहीं जाना चाहते हैं। तो हमारा मेन फोकस है कि हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक। अमित कुमार हैं, इनको आप पहले भी देखते रहे होंगे और आगे भी देखेंगे, आपसे मिलते रहेंगे ये। तो क्या करने वाले अमित हम? सर, जैसे हमने अपने फेसबुक पेज पे ही लिखा है कि हम हर तरह के दबाव से मुक्त रहेंगे। हमारे ऊपर कोई सरकारी दबाव नहीं रहेगा, कॉर्पोरेट प्रेशर नहीं रहेगा। तो हम अपने पाठकों से जुड़ेंगे और पाठकों के साथ ही एक संवाद करेंगे। जनता के लिए पत्रकारिता होगी ये। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, बहुत सारे पाठकों को पता होगा कि वायर जिस मॉडल पे चलता है, ये अपने ये भारत में एक पहली, बहुत रेयर है ये, शायद इक्का दुक्का और वेबसाइट्स होंगी, या मेन स्ट्रीम में जहाँ तक मेरी जानकारी है पहली ऐसी वेबसाइट है जो पूरी तरीके से पब्लिक फंडिंग पे आधारित है। और पत्रकारिता में जो बहुत सारी जो गड़बड़ियाँ हैं, चूँकि पाठकों से कुछ छुपा नहीं है, एक दौर हुआ करता था कि जब पाठकों को नहीं पता होता था कि पत्रकारिता कैसे हो रही है, तब आप बहुत सारी झूठ बोलते थे और लोगों को नहीं जानकारी थी। लेकिन आज के दौर में सबको पता है, ट्विटर का युग है, सारी खबरें आ जाती हैं। तो जो पत्रकारिता के साथ एक समस्या है कि उस पर कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, कॉर्पोरेट प्रेशर है, लगातार ये खबरें आती रहती हैं, आप पेड फंडिंग, ये पेड न्यूज़ जैसी चीज़ें आपके सामने आती रहती हैं। तो इन सब तमाम गड़बड़ियों के जड़ में ये है कि पत्रकारिता को फंड करने वाली जो ताकतें हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है। तो जब तक हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होगा कि कोई पब्लिक फंडेड, यानी पत्रकार और जो पाठक है हमारा, उसके बीच में एक संबंध नहीं विकसित होगा, या जो खबरें हम लिख रहे हैं उन खबरों को करने तक के जो रिसोर्स हैं, अगर वो पाठक की तरफ से नहीं आके बनस्पत, वो अगर किसी राजनेता के यहाँ से आएंगे या किसी कॉर्पोरेट एंटिटी से आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो आप 100% पाठक के प्रति लॉयल्टी नहीं हो पाएगी। इसीलिए जो जिस अखबार की कीमत 50 रुपये है, वो आपको 2 रुपये मिलता है, 4 रुपये मिलता है। तो वो जो 48 रुपये का जो अंतर है, वो करप्शन है। तो इसकी हमारे यहाँ वायर में हमने ये कोशिश की है कि एक ऐसा माध्यम हम बनाएं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक पाठक से संबंधित रहे, और जो भी हमारे जो आर्थिक मसले हैं, जो आर्थिक हमारी ज़रूरियात हैं, वो एक पाठक के द्वारा उसकी एक पूर्ति संभव हो। तो आने वाले समय आप देखेंगे हमारी वेबसाइट्स में एक हमने उसका सेक्शन भी स्टोरीज़ के लास्ट में, या एक माध्यम हमने डेवलप किया है कि पाठक सीधे हमें फंड कर सकते हैं जो स्टोरीज़ हैं और बाकी चीज़ों के लिए, जिससे एक कि कम से कम जो पत्रकारिता में गड़बड़ी जो आ रही है, जो बहुत बुरी स्थिति में आ चुकी है, उसे कम से कम हम अपनी पत्रकारिता को बचा पाएँ और एक सही मायनों में सच्ची पत्रकारिता कर सकें। यहाँ हम मिलेंगे प्रशांत वर्मा हैं। प्रशांत से हम जानेंगे कि हम क्या खास करने वाले हैं।
हम लोगों का जो हमारी टीम है अभी, वो हम लोगों का बैकग्राउंड अभी वेबसाइट का नहीं रहा है। हम लोग अभी बेसिकली अखबार में काम किए हैं और मैगजीन में काम किए हैं, तो ये एकदम नया माध्यम है। तो अगर अब मैं वेबसाइट्स की बात करूं तो मैक्सिमम जो हिंदी की वेबसाइट्स चल रही हैं, वो उसमें मैक्सिमम खबरें जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जा रही हैं और देखी जा रही हैं, वो ये है कि कैसे सचिन की बेटी बड़ी हो रही है, ये देखिए आप। श्रीदेवी की लड़की कहाँ, बेटी कहाँ घूम रही हैं, ये देखिए आप। और हिमेश पर एलियन की नज़र है, ये आप जानिए। स्वर्ग की सीढ़ी कहाँ है, ये आप जानिए। तो हम कोशिश करेंगे कि जो इस तरह की जो पत्रकारिता जो हमारी वेबसाइट्स कर रही हैं, उसको उससे हटकर लोगों से जुड़ी हुई बात, लोगों की बात, गांव कस्बों की बात लोगों के सामने पेश करें। ये हमारी कोशिश है। ठीक है, इधर हमारे एक और साथी हैं, प्रशांत, दूसरे प्रशांत हैं हमारे, प्रशांत कनौजिया। प्रशांत बताइए मुझे क्या करेंगे हम लोग? मुझे लगता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो वेबसाइट हो या अखबार हो या टेलीविज़न हो, उन्होंने काफ़ी पूर्ण रूप से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको पूरी तरह नज़रअंदाज इग्नोर किया है। अगर हम पूर्वोत्तर की बात कर लें या दक्षिण की बात कर लें या दलित समुदाय या आदिवासी या महिला जो कि वंचित समाज है, इनको बहुत ही मामूली कवरेज या जब सोशल मीडिया पे ये ब्लास्ट हो जाएं तो इन्हें कवरेज देने के लिए पहुंचते हैं। तो मुझे लगता है कि वायर में हम ये चीज़ करेंगे कि हम ऐसी सभी पहलुओं को कवर करें जो मेन स्ट्रीम मीडिया इग्नोर करता है। ये स्टोरीज के इग्नोर करने की जो बात प्रशांत ने की, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि मणिपुर में 8 लोगों की डेड बॉडीज 500 दिन से रखी हुई है मणिपुर में। और मुझे लगता है कि लगभग 400 दिन के आसपास जब पूरे हुए थे, तब तक ये किसी भी मेन स्ट्रीम अखबार में, किसी मेन स्ट्रीम पब्लिकेशन में, मीडिया हाउस में ये कहीं कोई बड़ा मुद्दा नहीं बना। दिल्ली में अगर छोटा सा कोई एक्सीडेंट हो जाता है या हरियाणा में कुछ हो जाता है तो पूरा चारों तरफ एक हाय तौबा मच जाता है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि देश के कोने में 8 लोगों की डेड बॉडी जो किसी मूवमेंट के दौरान, किसी प्रदर्शन के दौरान एक मसले को लेकर उनकी डेथ हुई और वो मॉर्चरी में रखी हुई है। और उनका ये कहना है कि नहीं, जब तक हमारे मसले पर सुनवाई नहीं होगी तब तक हम उनको दफनाएंगे नहीं, या तब तक हम उनका अंतिम क्रियाक्रम नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद भी कहीं कोई चर्चा नहीं होती है, शायद आप लोगों तक खबर पहुंची भी नहीं होगी। तो ये जो अंतर है कि नॉर्थ ईस्ट की इतनी बड़ी घटना दिल्ली के लिए क्यों मायने नहीं रखती। तो जो बात प्रशांत कर रहे थे, हम ये कोशिश करेंगे कि खास करके नॉर्थ ईस्ट पे हमारा फोकस होगा, जो बिल्कुल हिंदी मीडिया में बिल्कुल अछूता रहता है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। बहुत सारे जो दलित के मसले हैं, जो मिनोरिटीज़ के मसले हैं, जो आदिवासीज़ के मसले हैं, वो नहीं उठाए जाते हैं। ये सारे बीट्स हमारे फोकस में रहेंगे। जो लेबर से जुड़े हुए जो मसले हैं, उन पर कभी चर्चा नहीं होती है, वो हमारा मसला रहेगा। तो एक ऐसा जो इनविजिबल इंडिया है, जो हमारी मीडिया में इनविजिबल है, हम एक कोशिश करेंगे कि उनका रिप्रेजेंटेशन या उनके मसले लगातार, जो बड़े मसले हैं, हम लगातार उसको जगह दें। बाकी जो रेगुलर कंटेंट है, जो बिल्कुल चावल दाल रोटी सब्जी की तरह जो रेगुलर कंटेंट है, वो तो आपके पास रहेगा ही। लेकिन जो महत्वपूर्ण मसले हैं, जो मीडिया से अछूते हैं, उसको हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक छोटा सा परिचय था आप लोगों के साथ, बाकी आगे की बातचीत हम करते रहेंगे। आज का दिन इस मायने में महत्वपूर्ण है कि आज बजट आया हुआ है और इस पर लगातार टेलीविज़न चैनल्स से लेकर बाकी तमाम जगहों पे चर्चा जारी है। तो हमने भी सोचा है कि क्यों ना इसको समझा जाए कि ये बजट आखिर है क्या। क्योंकि हिंदी के पाठक और बजट के बीच एक बिल्कुल नूरा कुश्ती, एक बहुत दूर का संबंध वो बना रहता है। जो रिपोर्टिंग होती है उसमें बहुत सारे ढेर सारे आंकड़े हो जाएंगे, ढेर सारे विंडोज़ बनी रहती हैं। पाठक समझ नहीं पाता कि असल में वाकई मुझे कुछ मिला है या कुछ चला गया। डिमोनेटाइजेशन के बाद थोड़ा सा आर्थिक खबरों को लेकर हिंदी में भी अखबारों ने भी अपना जो तरीका है उसको बदला। जनता के प्रति, जनता में भी एक थोड़ी सी समझने की एक ललक जगी कि भाई ये क्या है मसला। तो कम से कम बजट को हम ये कोशिश करते हैं आज कि उसको समझते हैं कि आज का बजट हमारे लिए कैसा है, हम सबके लिए कैसा है, किसके लिए क्या है। और बजट पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं द वायर के फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन। सिद्धार्थ जी बताइए, ये आज जो बजट आया है, पहली बात तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जब बजट की ये चर्चा हुई, जब ये चुनाव की घोषणा हुई कि 5 राज्यों के चुनाव होंगे, तो उस दौरान बहुत सारे लोगों ने कहा था कि नहीं भैया बजट रोक दो, अभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे जो चुनाव है वो हमारा प्रभावित होगा। सरकार ऐसी कुछ पॉपुलिस्ट या बहुत सारी ऐसी घोषणाएं कर सकती है जिससे चुनाव प्रभावित होगा, लेकिन वो बजट उस पर वो नहीं हुआ। तो ये जो बजट आया है उस हिसाब से अगर आप देखें कि राज्यों में जो चुनाव है, क्या कुछ है इसमें जो कहीं मतदाता को प्रभावित कर सकता है? नहीं, बल्कि मुझे
मतलब उस तर्क में दम था जी कि हो सकता है कि सरकार इस नए टाइम टेबल का दुरुपयोग करके चुनाव के प्रति कुछ ऐसे ऐलान करे कि जिसमें वो असर पड़ जाए, लेकिन इस बजट में इनकम टैक्स में छूट के अलावा जो सबसे जो लोएस्ट स्लैब है उसमें 5% की कटौती हुई है, उसको अगर आप छोड़ दें तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं जो आप कह सकते हैं कि आम जनता के डायरेक्ट फ़ायदे में सरकार ने का ऐसा कोई ऐलान किया हो। बल्कि जेटली साहब ने जो एक तरह से लॉजिक पेश किया, उन्होंने 3 पॉइंट रखे बजट स्पीच से पहले कि हमारी सरकार जो है 3 चीज़ें कर रही है। एक तो जो एकदम नया है, एक की डेट को हमने एडवांस किया है। जो लॉजिक उन्होंने दिया उसमें दम था कि आमतौर पे बजट फरवरी के एंड में पेश किया जाता है और जब तक आप हर बजट में जाहिर है कि बहुत सारे कानूनों में आपने फेरबदल लाना है, टैक्स रेट्स में चेंज होती है, वो नोटिफाई होने में टाइम लगता है। और क्या होता है कि ये अधिकांश फाइनेंशियल ईयर के बाद सब कुछ पास होता है। तो जेटली साहब का कहना था कि इस बार हम फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से पहले सब कुछ रिजॉल्व कर लेंगे। ये पॉइंट नंबर 1 था उनका। दूसरा कि रेलवे बजट का हमेशा अलग से पेश किया जाना, वो एक परंपरा सी बन गई थी जिसका उस तरह से इकोनॉमिक लॉजिक शायद इतना वजनदार नहीं था। तो उन्होंने कहा कि इस बार हम दोनों को इकट्ठे पेश करेंगे। और तीसरी जो इशू उन्होंने रखा कि हर बजट डॉक्यूमेंट में प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का एक डिस्टिंक्शन होता था, जो वाकई मतलब मैं 10-15 साल से बजट के बारे में कवरेज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ अखबारों में, टीवी में। ये हमेशा बड़ा कंफ्यूजिंग रहता था कि भाई किसी एक बजट हेड को आपने प्लान बोल दिया, किसी को नॉन प्लान, तो वो डिस्टिंक्शन भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि लॉजिक उनका तकरीबन ठीक ही था कि भाई चलिए बजट को पेश करते। लेकिन पॉलिटिक्स के हवाले से मुझे लगता है कि सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये था, और इस पर आप भी थोड़ा सा आप दर्शकों और पाठकों को समझा सकते हैं कि इस बजट का कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ सीधे जो है डीमोनेटाइजेशन से जुड़ा हुआ है। अगर कोई आर्थिक खबर ने देश को हिला दिया, देश के हर नागरिक को हिला दिया, तो वो 500 और 1000 नोट का नोटबंदी था, जिसके चलते आम जनता को असुविधा तो हुई। इसके साथ तमाम विशेषज्ञों का कहना है, यहाँ तक कि सरकार की इकोनॉमिक सर्वे भी इस चीज़ को मान रहा है कि आर्थिक जो विकास ग्रोथ रेट है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, उस पर नेगेटिव इफेक्ट हुआ है। इसलिए सबकी उम्मीदें थी कि भाई इस बजट में हो सकता है कि सरकार कोई ऐसे कदम उठाए कि जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है डीमोनेटाइजेशन की वजह से, उसमें जो है थोड़ा सा बचाव हो, थोड़ा ग्रोथ रेट आगे बढ़े, सरकार कुछ पैसा लगाए, कुछ स्कीम्स लॉन्च करे, मॉनेटरी पॉलिसी में कोई ऐसी एक्सपेंशन हो। लेकिन इस बजट में ऐसा कोई अनाउंसमेंट था नहीं। जेटली साहब ने डीमोनेटाइजेशन को खूब डिफेंड किया, ये कहते हुए कि भाई ब्लैक मनी के खिलाफ हमने लड़ना है। ऐसा कोई नागरिक नहीं जो इस चीज़ को अच्छा नहीं कहेगा कि ब्लैक मनी के खिलाफ मुहिम होनी चाहिए। लेकिन जेटली साहब अभी भी इस बात को मानते हैं कि नोटबंदी एक अच्छा जरिया था, जबकि तमाम सबूत ये कहते हैं कि ब्लैक मनी इतना नष्ट हुआ नहीं। और अब सारा सरकार का जो तवज्जो है वो कैशलेस इकोनॉमी पे ज़्यादा है। और इस बजट में बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप कैश इतना मत यूज़ करिए। बैंक अकाउंट मतलब 3 लाख लिमिट भी एक लगा दिया कैश ट्रांजैक्शंस पे। और इनकम टैक्स रेट्स में भी जो फेरबदल किया उन्होंने, ये कह के उन्होंने अनाउंस किया कि वो चाहते हैं कि और लोग जो इन दिनों इनकम टैक्स ब्रैकेट में अपने आप को नहीं जोड़ रहे हैं, वो भी इस टैक्स सिस्टम में शामिल हो जाएं। तो लेकिन जो आम जनता की जो एक्सपेक्टेशन थी कि भाई जो डिसलोकेशन हुआ इकोनॉमी में, बजट जो है जेटली साहब, मोदी साहब बजट में कुछ ऐसे स्कीम, ऐसे अनाउंसमेंट्स करेंगे जिससे जो है ग्रोथ रेट पिकअप हो जाए, वो दरअसल में हुआ नहीं। और जेएनयू की जो मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं जयति घोष, उन्होंने एक लेख लिखा है वार के लिए, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये एक बड़ा मामूली सा बजट था, एक साधारण सा बजट, लेकिन साधारण बजट असाधारण वक्त में जनता के कोई काम में नहीं आता। और ये दरअसल में ये जो टाइम्स हमारे हैं अभी जो सिचुएशन है हिंदुस्तान में, इसको आप साधारण नहीं कह सकते। ग्रोथ रेट जहां पहले 6.5-7.5% की हम लोग बात कर रहे थे, अब सीधे तौर पे 1-1.5-2% की कटौती उसमें आई है। और इससे जो है बेरोजगारी बढ़ी है, बहुत सारे
जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, आज एक अच्छी बात जो जेटली साहब ने रखी वो ये था कि जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके कॉर्पोरेट टैक्स रेट में 5% का उन्होंने कट किया है। उनका कहना था कि जो हिंदुस्तान की जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनका टैक्स रेट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उनके एग्जाम्पशंस वगैरह होते हैं, तो उनका टैक्स रेट 25% के आसपास है, जबकि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं, जो एक तरह से हिंदुस्तान में जो कॉर्पोरेट सेक्टर है 90 से 95% जो है कंपनी स्मॉल और मीडियम के हैं, जिनका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से कम है। तो जेटली साहब ने कहा कि अभी तक तो ये लोग 30% कॉर्पोरेट टैक्स दे रहे थे, हम इनको राहत देंगे, 30 से 25% तक इनको छूट देंगे, जिससे मुझे लगता है कि फ़ायदा तो उनको होगा। और जहाँ तक मेक इन इंडिया इन्हीं स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंड है, हो सकता है कि ये कंपनीज और जो है प्रोडक्शन करे, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, नौकरियां बढ़े, लेकिन साथ साथ नोटबंदी की वजह से यही सेक्टर था जो कैश पे ज़्यादा अपने आप को डिपेंड करता था। वर्किंग कैपिटल जो है इनका कैश से ही चलता था, अब कैश आपने हटा दिया, कैश को लौटाने में आप देरी कर रहे हैं, तो चलिए टैक्स बचाव तो दे दिया आपने, जिसका असर अगले साल हो सकता है कि अच्छा पड़े, लेकिन आज से अगले साल तक की जो एक कठिन रास्ता आपने उनको उस पे चलने पे मजबूर किया, उस रास्ते को वो कैसे पार करेंगे, इस पे जेटली साहब ने कोई ऐसा पुख्ता जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ओवरऑल इसका इम्पैक्ट डीमोनेटाइजेशन के संदर्भ में बड़ा मिला जुला सा मुझे लग रहा है। सिद्धार्थ, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे। जैसे मैंने सुना जेटली जी ने कहा कि गरीबों के लिए बजट है, ठीक है, तो यहाँ एक बात आती है कि जैसे अगर हम एक ऐसे तबके की बात करें, चूँकि भारत में बहुत विविधता है, लोग बहुत ऐसी ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ रिसोर्सेज नहीं पहुँचे हैं, तो मान लीजिए कि जो हमारा कोई ऐसा नागरिक जहाँ ना अखबार कल पहुँचेगा कि बजट में क्या हुआ, न उसके यहाँ कोई टीवी है जिस पे वो देख रहा है कि बजट में क्या चल रहा है, वो न वो हमारा फेसबुक लाइव देख पाता होगा, जिसके पास कोई माध्यम नहीं है, या ये भी हो सकता है कि उसको ये भी ना पता हो कि देश के वित्त मंत्री हैं कौन। तो ऐसा जो हमारे जो नागरिक है, क्या उसके लिए इस बजट में कोई भी एक चीज़ है? देखिए, जेटली साहब का कहना था कि नरेगा जो है, जो बनाया गया है, कि सरकारी स्कीम बनाया गया उन दबे कुछ लोगों के लिए जिनके पास कुछ है नहीं, जहाँ जिनको जीने का सहारा नहीं, जीने का साधन नहीं, उनके लिए नरेगा बना ताकि कम से कम साल में 100-150 दिन उनको जॉब मिले, और जॉब की जगह में एक वेतन, एक ऐसा उनको आमदनी मिले जिससे उनका गुजारा हो सकता है। लेकिन इसको मोदी जी ने कांग्रेस की विफलता का तो उसको भी थोड़ा नहीं, देखिए ये भी एक मतलब अचरज की बात है कि जिस स्कीम को मोदी साहब ने ऐसे तीखे लफ्जों का इसके बारे में इस्तेमाल किया 2 साल पहले, यही स्कीम जो है नरेगा, अब इस सरकार का गरीबों तक पहुंचने का वाहिद एक रास्ता बन चुका है। और उसमें पिछले साल आपको याद होगा जब जेटली साहब ने कहा कि हमने रिकॉर्ड एलोकेशन दिया है, उन्होंने 38,000 करोड़ रुपए नरेगा को दिए। जब जमीन क्षेत्र में लोग काम करने वाले जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कहा कि देखिए आपने 38,000 को रिकॉर्ड बोल दिया, लेकिन 2012 में पिछले सरकार ने 40,000 करोड़ के आसपास बजट एलोकेट किया, तो आपका 3800 से कम है। अब धीरे धीरे वो फिगर बढ़ने लगा, क्योंकि नरेगा की एक खूबी है कि वो डिमांड ड्रिवन स्कीम है। अगर कानून के तहत किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में अगर गरीब लोग जिनके पास काम ना हो, 2 वक्त की रोटी ना हो, वो हकदार हैं कि वो सरकार से मांगे कि आप हमारे लिए नरेगा यहाँ पे लागू करें, और उनकी मांग को चलते फिर सरकार वचनबद्ध है कि वो पैसा सरमाया उसके लिए वो इकट्ठा करे और वहाँ पे डिलीवर करे। तो इसी के चलते 38,000 करोड़ जो जेटली साहब ने पिछले बजट में एलोकेट किया, वो बढ़ते 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 तकरीबन 46,000 या 46,500 करोड़ तक पहुंच गया। इस बजट में जेटली साहब ने 48,000 करोड़ का ऐलान किया। अगर आप 48,000 की तुलना 38,000 के साथ करें तो लगता है कि भाई वाकई में जेटली साहब ने बहुत ज़्यादा जो है इसमें इजाफा किया है, लेकिन हकीकत यह है कि आपको कंपेयर करना चाहिए 46.5 और 48, फिर मालूम होता है कि इसमें इजाफा शायद 1-2%, 3% से ज़्यादा नहीं हुआ है। अब बताइए, एक ऐसे साल में जहाँ पे हमारे शहरों से एक तरह से कारवां निकल चुका है गरीबों का, क्योंकि जो छोटे मोटे इदारे हैं, छोटे मोटे इंडस्ट्रीज़ हैं, नोटबंदी की वजह से छटनी हुई है काफ़ी बड़े पैमाने पे, ये लोग मजबूर हो गए वापस अपने ग्रामीण क्षेत्र में चले गए, जहाँ पे
कार्य हेतु भटक रहे हैं, वहां पे है नहीं, काम नहीं है, इसलिए तो शहर आए। अब शहर से आपने उनको भगा दिया, तो गांव में नरेगा के अलावा कोई और साधन नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या 48,000 करोड़ रकम जो है नरेगा के लिए, क्या ये काफी है या इसमें भी इजाफा होना जरूरी है? तो मुझे लगता है कि जो सवाल आपने पूछा कि इस देश का वो नागरिक जो वित्त मंत्री का नाम नहीं जानता, जो स्कीम या सरकार में कौन है कौन नहीं, उससे ज्यादा उनका लेना देना नहीं है, बजट में उनके लिए क्या है, तो अगर वो फॉर्चुनेट है, अगर वो लकी हैं, तो उनके इलाके में नरेगा अच्छी तरह से लागू किया जा रहा है, पैसे वक्त पे मिल रहे हैं, ये अलग बात है। अब अगर ये कहा जाएगा कि भाई पैसे आपका जो हक है वो लेने के लिए आपको बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है, उस आधार कार्ड में जो आपने उंगली का निशान दिया है, आपने 40 साल मजदूरी की तो आपकी उंगली के निशान रहे कि नहीं रहे, वो फोन उसको पहचान पाएगा नहीं पहचान पाएगा, तमाम उन चीजों के बाद जो है आपको हक मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सरकार एक तरह से मुझे लगता है कि सरकार को बहुत कुछ और इसमें करना चाहिए था। हालांकि 2-3 और जेटली साहब ने एक स्कीम का ऐलान किया, पता नहीं इसमें फंड्स कितने दिए। उनका कहना है कि जिन जिन गांवों में क्योंकि 2 साल से सरकार की कोशिश है कि शौच जो है लोग टॉयलेट में ही करें, जाके बाहर खेत खलिहान में न करें, तो उनका कहना है कि जिन गांवों ने अपने आप को जो सारा का सारा जो है टॉयलेट में ही सिलसिला अपना शुरू कर दिया है और खेत में नहीं, वहां पे हम पीने का पानी पाइप सिस्टम से देंगे। अगर वाकई में सरकार इसके लिए पैसा दे रहा है तो ये अच्छी बात होगी। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे लोग पीने के पानी के लिए तरह से कोई साधन नहीं है, वो बहुत दूर तक उनको जाना पड़ता है। तो हो सकता है कि इससे कोई राहत मिले, लेकिन जब तक हम बजट डॉक्यूमेंट्स का स्टडी करें और देखें कि उसमें फिगर क्या है, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। दर्शक का सवाल हम यहाँ लेते हैं। ये सुशील हैं, साहिल मैसी, ये पूछ रहे हैं कि बजट में जो पार्टी फंडिंग का कैश ट्रांजैक्शन ये जो 20,000 से 2,000 किया है, वो आपको ये वाकई बहुत लंबे समय से मसला चलता रहा है, जो काला धन और पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग को कंट्रोल करना या उसको ट्रांसपेरेंट करना। लोगों का कहना था कि बाकी जैसे अभी आप डिमोनेटाइजेशन के दौर में आपने देखा कि लोगों ने कहा कि नेताओं पे तो कोई कंट्रोल नहीं है, उनकी पार्टी उसके फंड पे, और आम जनता को आपने बिल्कुल चोर समझ लिया है, ये सारा काला धन इन्हीं के पास है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? शायद ये क्या कोई वाकई बड़ा मूव है? ये साहिल का बड़ा अच्छा सवाल है। दरअसल में डीमोनेटाइजेशन के बाद शुरू में तो लोगों ने इसको वेलकम किया, बाद में सवाल उठने लगे कि भाई चलिए आपने आम आदमी को तो एक तरह से टारगेट किया, लेकिन काला धन किसके पास है? काला धन तो बड़े धनपतियों के पास है, और वो जो सेठ साहूकार हैं वो काला धन अपना इधर उधर फैलाते हैं और सियासी दलों तक भी पहुंचाते हैं, जिसका एक जरिया, काला धन एक जरिया है जिससे वो इन्फ्लुएंस खरीदते हैं। तो सवाल उठा कि भाई आप अपने आप पे क्या अंकुश लगाने के लिए आप तैयार हो कि नहीं हो? इसकी वजह से मोदी साहब ने मुझे लगता है कि जेटली से कहा होगा कि भाई आप कुछ ना कुछ बजट में अनाउंस कीजिए। अब जेटली साहब ने एक अनाउंसमेंट किया, वो ये था कि अभी तक जो कानून है वो ये है कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं तो 20,000 तक आप किसी से कैश ले सकते हैं, आपको कोई अकाउंट रखने की जिम्मेदारी नहीं है। इनकम टैक्स वाले आपसे पूछेंगे नहीं कि भाई ये 20,000 रुपये किसने दिया, कहाँ दिया, नाम पता बताइए, पैन नंबर बताइए। 20,000 वो एक सीमा थी। अब जेटली साहब का कहना है कि 20,000 ज्यादा है, 20,000 को काट के हम 2,000 कर देंगे। कहने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई ये चलिए सरकार प्रयास तो करी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो ये कि आप पॉलिटिकल पार्टी से अभी भी आप नहीं पूछोगे कि भाई ये पैसा दिया किसने। अभी तक क्या सिस्टम था कि अगर कोई जिसके पास काला धन है वो आपको 1 करोड़ देना चाहता है और आप बीजेपी पार्टी, आप कांग्रेस पार्टी हो, आप 1 करोड़ कैश तो दिखा नहीं सकते, तो आप ये दिखाओगे कि भाई 500 लोगों ने मुझे 20-20 हज़ार दे दिए। इनकम टैक्स वाला आपसे पूछता नहीं, ना ही आपको कोई रिकॉर्ड रखना पड़ता है। अब जो है कोई आपको 1 करोड़ दे रहा है, तो चलिए आप 500 नहीं, आप कहोगे 5,000 लोगों ने मुझे 2-2 हज़ार दिए। तो जब तक कानून पॉलिटिकल पार्टी पे दबाव न डाले कि भाई कोई भी कैश डोनेशन हो, जिस तरह से बैंक ये KYC का जो सिस्टम चलता है, नो योर कस्टमर, कि भाई अगर आप बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपसे नाम पूछा जाता है, आपका एड्रेस प्रूफ पूछा जाता है, तो पॉलिटिकल पार्टी भी
उन पे ये कंडीशन लागू होना चाहिए कि अगर आप कैश किसी से ले रहे हैं तो आप बताइए कि कौन दे रहा है, कहाँ दे रहा है, इसका पूरे डिटेल्स। जब तक आप वो इन्फॉर्मेशन पार्टी से नहीं लोगे तो 20,000 से 2,000 करना ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जिसको जो काला धन देगा आपको, आप अभी भी लेने के बहुत सारे तरीके हैं, आप उसको ले लोगे। आपने बस यही कहना है कि भाई ढेर सारे 2,000 के डोनेशन मुझे मिले, और क्योंकि सरकार आपसे या इनकम टैक्स वाले आपसे डिटेल नहीं मांग रहे, आप पे कोई दबाव नहीं है, तो सिस्टम चलेगा। एक इससे ही एक सवाल और जुड़ता है सिद्धार्थ। पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि ये जो क्षेत्रीय दल हैं हमारे, या जो छोटी पार्टियां हैं, उनकी फंडिंग को लेकर लगातार बात होती है, और एक ऐसा परसेप्शन बनाया जाता है कि जैसे मानिए जो बसपा हो, सपा हो, जदयू हो, या जो भी क्षेत्रीय दल हमारी छोटी पार्टियां हैं, कि सारा करप्शन जो है पॉलिटिकल फंडिंग में इन्हीं के पास है। जैसे आप पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि ट्रोल्स और तमाम चीज़ें चली इंटरनेट पे कि बसपा की फंडिंग को लेकर, और एक इंप्रेशन ये क्रिएट किया था कि ये जो छोटे दल हैं सारा करप्शन ये कर रहे हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं वो सब बिल्कुल जो है वो गंगा स्नान करके आई हुई हैं। तो इसको कैसे, मतलब ये जो 2,000 रुपए वाली बात है, ये जैसा आपने कहा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन वाकई, अगर उनके पास करप्शन इसको मैनेज करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहले कहते थे कि 2,000 लोगों ने दिया, अब कहते हैं 20,000 लोगों ने दिया। तो इसका क्या छोटे दलों पर, क्या उन पे भी कोई असर पड़ेगा, या इसको अगर हम दलगत आधार पे देखें तो बड़ी पार्टीज बनाम जो छोटी पार्टियां हैं हमारी, उनमें क्या इसका असर अलग अलग पड़ेगा? नहीं, आपका पॉइंट एकदम सही है, क्योंकि अगर आप बीजेपी के फाइनेंशियल रिटर्न्स को देखें जो डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक संस्था है जिन्होंने इसका विश्लेषण किया है। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में 67 या 68% बीजेपी का जो एनुअल रकम है वो एनोनिमस डोनेशन से आता है, जो 20-20 हज़ार वाला जो है सिस्टम है। अब उसी चीज को जो है बीजेपी 2,000 करके दिखाएगा। फायदा क्या हुआ? पब्लिक को इंफॉर्मेशन आप आज भी नहीं दे रहे हो, कल भी नहीं दोगे, इनकम टैक्स वालों को भी आप नहीं दे रहे हो, तो ये पैसा, तो ये गलत बात है कि सिर्फ छोटे पार्टी इस चीज का फायदा उठाते हैं। बेशक बसपा उठाता है, बेशक तृणमूल कांग्रेस है, एडीएमके उठाता है, लेकिन सबसे बड़े जो बेनिफिशरीज हैं इस सिस्टम के, वो तो आपके कांग्रेस और बीजेपी हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा धन, सबसे ज्यादा पैसा वही इकट्ठा करते हैं। और मुझे लगता है कि जब तक इस पे, अच्छा, दूसरे मजे की बात की, पिछले साल के बजट में हम लोग पहले वायर की हम लोग वायर क्यों चला रहे हैं और इस पे हिंदुस्तान में पत्रकारिता में कमियां क्या हैं जिसको हम रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं, तो उसमें पिछले साल के बजट में हम लोगों ने स्टोरी चलाया, आपने भी पढ़ा उसको, कि जेटली साहब के बजट 2016 के बजट में एक छोटा सा प्रावधान उन्होंने गुजर दिया, जहां पे उन्होंने कहा कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसके तहत ग्रीन पीस और तीसरा सतलवाद पे सरकार मुकदमे चला रहा है, और उसी कानून के तहत 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को दोषी ठहराया कि आपने वेदांता, जो एक विदेशी कंपनी है, हालांकि वो भारतीय मूल के निवासी ने उसको शुरू किया, लेकिन है वो विदेशी कंपनी, वेदांता से आपने पैसे लिए। दिल्ली हाईकोर्ट में जब ये मामला गया, वहां पे दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों बीजेपी और कांग्रेस को दोषी ठहराया कि भाई कानून के तहत, एफसीआरए कानून के तहत ये फंड आप नहीं ले सकते थे, और आपने लिया, क्यों लिया, इस पे जांच होनी चाहिए। होम मिनिस्ट्री और ईडी से कहा गया कि भैया आप इसको प्रूव करें। अब जहां 3 साल हो गए, कुछ हुआ नहीं। पिछले साल जो है जेटली साहब ने एक बजट में हल्का सा छोटा सा पॉइंट डाल दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि एफसीआरए को इसमें हम संशोधन ला रहे हैं, और संशोधन आज से नहीं, संशोधन जो है पिछले 10 साल से। इसका मतलब कि गंगा स्नान जो है आपने हवा से पैदा कर लिया, और जो आपके जो गुनाह थे, जो दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस पे रोशनी डाली, वो सब आपने हटा दिया। तो बताइए कि जिस कानून के तहत आप अलग अलग एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, अच्छा, और एनजीओ वही जिन्होंने आप पे जांच करवाई पहले 2002 के चलते, अब आप उनपे तो आपने टैक्स वाले और ईडी वालों को पीछे लगा दिया, लेकिन आप जो एफसीआरए का जो वायलेशन आपने किया, जो दिल्ली हाईकोर्ट ने कंफर्म किया है, उसके बारे में कुछ नहीं कहना। और इस बात पे लेख हमारे कोलीग हैं वेणु साहब, उन्होंने इस पे स्टोरी किया, शायद बिजनेस स्टैंडर्ड में वो दोबारा रिपोर्ट हुई, लेकिन बाकी किसी भी चैनल में इस पे चर्चा नहीं हुई। अच्छा, ये चैनल जो आए दिन जो है तीसरा सतलवाद, इंदिरा जयसिंह जैसे एक्टिविस्ट पे टूट पड़ते हैं कि आपने कैसे विदेशी पैसा लिया। भाई कोई बीजेपी से तो पूछे, कोई कांग्रेस से तो पूछे कि आपने विदेशी पैसा कैसे लिया, और जेटली साहब को हिम्मत कैसे हुई, मोदी साहब को हिम्मत कैसे हुई कि ऐसे चुपचाप आपने कानून में फेरबदल कर दिया, जबकि कचहरी में आपके खिलाफ केस चल रहा है। तो ये सब भी बजट का एक हिस्सा है। हो सकता है कि इस दस्तावेज को कायदे से जब लोग पढ़ेंगे तो छोटे फुटनोट पे, अलग अलग पेजेस में कुछ ऐसे एटम बम भी नजर आए, जिससे बीजेपी ने या पॉलिटिकल क्लास ने अपने फायदे के लिए कुछ चीजें की हों, वो जो है वो बाद में उजागर होंगी, लेकिन इस पे चर्चा होनी चाहिए जो नहीं होती है।
सिद्धार्थ, यहाँ एक और विषय पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जैसे स्वास्थ्य है। तो जिस तरीके की का रिप्रेजेंटेशन स्वास्थ्य और आपके हेल्थ से जुड़ी खबरों का हमारे नेशनल मीडिया में है, उसी तरीके का सरकारों का रुख भी है कि जैसे हम खबर नहीं दिखाते या उससे जुड़ी कोई चीज़, कोई एक्सीडेंट हो गया तो दिखा देंगे, अदरवाइज बाकी हमें 365 दिन कोई मतलब नहीं कि स्वास्थ्य के सेक्टर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। वैसे सरकारों का भी रवैया उसी तरीके का लापरवाह है। अभी हाल में एक खबर मैंने देखी आपके एम्स की कि बिहार से कोई महिला आई थी, ब्रेन ट्यूमर का अर्जेंट सर्जरी की उनको ज़रूरत थी, और वो अर्जेंट जरूरत थी उनको, और डॉक्टर ने जो डेट दिया वो 20 फरवरी 2020 का था। तो बिहार से एक महिला अर्जेंट सर्जरी के लिए आती है ब्रेन ट्यूमर का, उसको 2020 का डेट मिलता है। तो ये जो बजट में जो ये घोषणा की गई है कि आपके झारखंड और गुजरात में 2 एम्स बनाएंगे, तो दिल्ली में जो स्थिति है और ये जो खबर है, इसके आलोक में आप कैसे देखते हैं जो हेल्थ के सेक्टर में जो देखिए, दिल्ली का जो एम्स है, इस पे सबसे दिलचस्प बात यह है, दर्दनाक बात भी है, इस पे हम लोग स्टोरी भी कर रहे हैं कि एम्स को जो पैसा दिया जाता है, आपको हैरानगी होगी, पाठकों को भी हैरानगी होगी कि ये बजट एम्स पूरी तरह से उसको स्पेंड नहीं करता। हर साल जो है पैसे वापस चले जाते हैं मिनिस्ट्री को। लेकिन इस महिला को और लोगों, जो पीड़ित लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, जो ऑल द वे एम्स तक आते हैं इलाज के लिए, वो धक्के उनको खाने पड़ते हैं। उनको डेट जो है 2-3 साल वाला दिया जाता है, या उनसे यूजर फी भी निकाल, मतलब इन दिनों तो एम्स अगर आप वहाँ एज ए पेशेंट जाते हैं तो आपसे यूजर फीस भी मांगते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार स्वास्थ्य के हवाले से आम नागरिक के हक को नहीं देना चाहता। पिछले 20 साल 30, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस बात को अच्छी तरह से लोग मानते हैं कि अगर हम राइट टू हेल्थ की बात करें, आम नागरिक के हक की बात करें, एक अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम का, तो जब तक सरकार पैसे खर्च करने के लिए तैयार ना हो, जब तक आप एक पब्लिक सिस्टम नहीं बनाएंगे, तब तक जो है लोग मजबूर होंगे इधर उधर भटकने के लिए। वो प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाएंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ आपकी मिलीभगत है, आप उनको जमीन मुहैया कराते हैं, आप उनसे वचन तो लेते हैं कि भाई आप गरीबों का इलाज करेंगे, लेकिन जब उसको लागू करने का वक्त आता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो मुझे लगता है कि अच्छा, पिछले साल के बजट में स्वास्थ्य के हवाले से जेटली साहब ने इंश्योरेंस स्कीम की बात की। इस साल तो इंश्योरेंस मतलब वो स्कीम जो है आगे तो नहीं बढ़ा, लेकिन साथ साथ क्योंकि इंश्योरेंस स्कीम का एक तरह से उन्होंने एक ख्वाब तो दिखा दिया, अब जो खर्चा होना चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो प्राइमरी हेल्थ केयर से लेके सेकेंडरी और फिर जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, वो जो है करने के लिए सरकार तैयार नहीं, तो आम आदमी कहाँ जाएगा। अच्छा, एक अरुण जेटली को लेकर एक सवाल कुछ पाठकों ने भी हमसे पूछा था कि ये चौथा बजट उनका था, तो अरुण जेटली को कैसे आप देखते हैं? उनके एक वित्त मंत्री के तौर पे उनका जो अपना परफॉर्मेंस है, या इस सरकार की जो आर्थिक दृष्टि है ओवरऑल, इसको कैसे इसको देखिए, आर्थिक मतलब एक तो इनकी एक जब चुन के आए तो 2014 में उनका कहना था कि भाई हम सब कुछ एक पारदर्शिता हम लाएंगे, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, और कुछ हद तक कुछ अच्छी चीजें उन्होंने की भी हैं। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से दबाव भी डाला कि जहां तक संसाधन है, कोल है, अलग अलग जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, कोर्ट ने 2G स्कैम के बाद सरकार को मजबूर किया कि आप इसकी ऑक्शन करेंगे, आप किसी ऐसे रैंडम बेसिस पे आप किसी को दे नहीं सकते, जो पहले वाला पॉलिसी था, जिसके चलते सरकारी खजाना में जो पैसा आना चाहिए था वो नहीं आया। तो कोर्ट के आदेश को इस सरकार ने काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट किया है, और मुझे लगता है कि उनको क्रेडिट मिलना चाहिए कि कम से कम मिनरल रिसोर्सेज जो नए ऑक्शन होने चाहिए वो ऑक्शन का रास्ता खुल गया। लेकिन बोली तो तमाम खदानों पे होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे बोली नहीं लग रही है, जहां पे सरकार, हमने वायर में स्टोरी रन किया था नितिन सेठी का, जहां पे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री और माइंस मिनिस्ट्री ने रूल्स में ऐसे कुछ फेरबदल लगवा के जिन जिन खदानों की बोली लगनी चाहिए थी वो जो है उनको छूट मिल गया। तो जो पारदर्शिता होनी चाहिए और जिसका ऐलान मोदी साहब ने किया 2014 में, वो पूरा हद तक जो है ये लोग नहीं कर रहे हैं। रही बात ओवरऑल इनका जो आउटलुक है, मुझे लगता है कि बेसिकली ये लोग जो सरकार की ओर से जिन चीज़ों का एलोकेशन होना चाहिए, अब कोई भी इकोनॉमिस्ट दुनिया में, आप अगर आप कैपिटलिस्ट सिस्टम की बात करें या सोशल सिस्टम की बात करें, जहाँ तक स्वास्थ्य और जहाँ तक शिक्षा की बात है, हर कोई मानता है कि सरकार के अलावा इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर पे अगर आप डिपेंड करोगे
एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम के लिए, तो आप कामयाब नहीं होंगे। लेकिन ये सरकार का सोच जो है वो प्राइवेट सेक्टर की ओर ज़्यादा इनका रुझान है और पब्लिक इन्वेस्टमेंट की ओर कम। मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। लेकिन इस बजट में अगर आप मुझसे पूछे कि जेटली साहब उनके इरादे क्या थे, क्या वो अपने इरादों में खरे उतरे, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो उनकी समस्या वो ये थी कि जब डीमोनेटाइजेशन अनाउंस किया गया तो इनके जहन में ये था कि ढेर सारा पैसा जो है वो ब्लैक मनी के चलते वो उसको वो एक्सटिंग्विश किया जाएगा, वो और एक फिस्कल कुशन, सरकार के पास बहुत सारा एक स्पेस मिलेगा, पैसा मिलेगा जिसको वो अच्छी तरह से लोगों के हित में खर्च कर पाएंगे। अब रही बात एक्चुअल वास्तव में डीमोनेटाइजेशन, तो उस हिसाब से फ्लॉप हुआ, क्योंकि अगर डीमोनेटाइजेशन से पहले 15,000 करोड़ की बात हो रही थी कि जो 500 और 1,000 नोट हैं तकरीबन उतना ही वापस आया बैंक में। तो जो आप चाह रहे थे कि भाई सिर्फ 12,000 या 12,500 वापस आएगा तो 2,500 आपके हाथ में रहेगा स्पेंड करने के लिए, वो जो है वो मोतीचूर लड्डू जो जिसका इंतजार जेटली साहब कर रहे थे वो तो कभी उनके हाथ में मिला नहीं। तो जो उनके हाथ में नहीं आया वो किसी और को बांट भी नहीं सकते। तो ये सबसे बड़ी जो बाधा जिसके चलते उनको ये बजट बनाना पड़े, शायद यही वजह है, जैसे जयती घोष ने लिखा भी है कि ये ऑर्डिनरी बजट है, क्योंकि जेटली साहब के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक लॉजिक इस बजट का कमज़ोर लगता है। पॉलिटिकल लॉजिक मतलब सारा जो है लॉजिक इसी पे टर्न करता है कि डीमोनेटाइजेशन को हर हालत में हमने इसकी हिफाजत, बस इसको डिफेंड करना है। ये कहे कि भाई काला धन खत्म हो जाएगा, टैक्स सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा तो हम गरीबों के हित में ज़्यादा खर्च कर पाएंगे। इस साल तो नहीं किया, अगले साल पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, वो इस पर डिपेंड करेगा कि क्या वाकई में जो टैक्स रेवेन्यू है सरकार का और जो टैक्स पेयर्स हैं। जेटली साहब ने आज उस आंकड़े को दोबारा दोहराया कि 10 लाख से ज़्यादा आमदनी कमाने वाले हिंदुस्तान में सिर्फ 24 लाख लोग हैं, जबकि पिछले 5 साल में 1.2 करोड़ गाड़ियां बिक चुकी हैं। इससे संबंधित सिद्धार्थ मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि जैसे आप आम लोगों के बीच जाएं तो एक तबका है जिसके अंदर ये भाव है कि जब डीमोनेटाइजेशन का ये लागू हुआ, नोटबंदी लागू हुई, तो कुछ लोगों के अंदर ये भाव आया कि सरकार को ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह के पास जो चलता है वो सब तो ठीक है, लेकिन सारी चोरी ये आम जनता करती है। तो आज जो बजट जो पेश किया हमारे वित्त मंत्री ने, उसमें भी कहीं ये पुट था जब वो ये बता रहे थे कि इतने लोग हैं और इतने लोग काम करते हैं और सिर्फ टैक्स इतना आता है, गाड़ियाँ इतनी खरीद ली हैं, विदेशों में घूमते हैं। तो कहीं ये उनके दिमाग में ये भाव है क्या कि जो इस देश की जो आम जनता है या जो नौकरी पेशा जो सामान्य लोग हैं वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत जो चोरी की लत के शिकार हैं, या सरकार को लगता है कि इन्हीं की वजह से सब गड़बड़ बना पड़ा हुआ है। जबकि माल्या, जैसा आपने पहले चर्चा की थी कि माल्या से लेकर और भी बहुत सारे ऐसे समय समय पे आपके फैक्ट्स आते रहते हैं, पीनसफी साइना से लेके वायर में भी तमाम समय पे ऐसे पीसेस आते हैं जो बताते हैं कि कितनी बड़ी रकम जो है उद्योगपतियों के पास, और बहुत सारे लोग लोन लेके गायब हो गए, लेकिन उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार कहती है कि नहीं ठीक है, हमने पैसे को छोड़ा नहीं, हमें पैसा मिलेगा, लेकिन कभी उसकी रिकवरी नहीं होती है। तो एक ऐसे समय में जब सरकार उद्योगपतियों से अपना पैसा नहीं निकलवा पाती, जो आम जनता के टैक्स से वहाँ शामिल हुआ है, वो आम लोगों को लेकर उसका रवैया कुछ ऐसा है कि सारी गड़बड़ी जो है इनकी वजह से। तो आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मल्या इतनी आसानी से यहाँ से भाग गया कि अच्छा अब जो है तू मैं का सिलसिला चल रहा है। ये लोग एनडीए सरकार वाले जो है यूपीए पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यूपीए वाले एनडीए पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि चोरी जो है, जो बैंक से लोन लेना और वापस पैसा नहीं देना, वो मनमोहन सिंह साहब के देखरेख में हुआ, और मल्या साहब का इतनी आसानी से देश छोड़ना और इंग्लैंड में विराजमान होना, ये मोदी साहब के देखरेख में हुआ। तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टी दोषी हैं, दोनों जो है, दोनों का मिली भगत मुझे लगता है। लेकिन इस बजट में क्योंकि आम जनता में भी इस बात पे चर्चा हो रही है कि भाई मल्या कैसे भाग गया, ललित मोदी कैसे भाग गया, तो इस बजट में जेटली साहब ने एक घोषणा ये भी किया कि हम एक ऐसा कानून पारित कराएंगे जिसके चलते, वैसे मल्या का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो भगौड़े हैं, जो डिफॉल्टर्स हैं, उनके जो एसेट्स हैं हम उसको कॉन्फिस्केट कर पाए। लेकिन मेरा कहना है कि भाई देखिए, कानून ऑलरेडी है आपके पास। हर कोई जो लोन लेता है, मल्या साहब अगर लोन लेते तो लोन के बदले में वो कुछ ना कुछ अपना कोलैटरल तो देते ही हैं। अगर आम किसान की खेत ली जा सकती है जब वो कर्जे में पड़ जाता है,
तो मल्लिया साहब का आप कुछ नहीं ले सकते। इसके लिए नया कानून आपको पारित करना है। क्या कानून में कमी है कि आप या आपके सियासी इरादों में? मुझे लगता है कि सियासी इरादों में कमी है कि आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं लेना चाहते। और क्यों नहीं लेना चाहते? बात वही पॉलिटिकल फंडिंग आ जाती है, क्योंकि अभी तक जो है आपका दुकान, सियासी दुकान, इन्हीं लोगों के धन पे आप लोग चला रहे हैं। तो एक बड़ा अच्छा सिस्टम था कि भाई वो आपको डोनेशन करते हैं, सारा आप 20,000 से कम दिखाते हैं, लेकिन आता तो है करोड़ों में। आपने कोई हिसाब किताब नहीं रखना। जब इन्हीं लोगों को अपने बिजनेस चलाने के लिए लोन चाहिए तो आप सरकारी बैंक को आदेश देते कि भाई इनको लोन दीजिए। सरकारी बैंक उनको लोन देता है 5 साल। सिस्टम जो एक कलूजन वाला सिस्टम है, जहाँ पे बड़े सियासतदान, बड़े उद्योगपति, उसमें बड़ा मीडिया भी शामिल है, क्योंकि मीडिया भी इन चीज़ों के बारे में बोलना नहीं चाहता। ये जो नेक्सस है, मुझे लगता है कि पब्लिक इस चीज़ को पहचान रही है। पब्लिक चाह रहा है कि भाई इस शिकंजे से हम, इस जो है सिस्टम से हम अपने आप को बचाएं। और सवाल जो इंटरेस्टिंग वो ये है कि आने वाले दिनों में, और आप भी इस पर थोड़ा सा गौर फरमाइए कि चुनाव 5 सूबों में होने वाला है। डीमोनेटाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट है, साथ में जो है नई पार्टीज भी उभर के आ रही हैं, जैसे गोवा, पंजाब में आम आदमी पार्टी पहली दफ़ा चुनावी मैदान पे उतर आई है। तो मुझे लगता है कि अगर हम एक पॉलिटिकल इकोनॉमी दृष्टिकोण से इस चीज़ की विश्लेषण करें तो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा, बहुत मतलब संभावनाएं काफ़ी हैं कि लोग कहीं ना कहीं अपने अपने गुस्से को एक पॉलिटिकल चेंज में तब्दील करने में कामयाब हों। और बीजेपी और कांग्रेस तो पूरी तरह से चाहते हैं कि उनका जो पकड़ अभी तक सिस्टम में रहा है वो पकड़ बरकरार रहे। हालांकि अभी कुछ दिन पहले कहीं मैं पढ़ रहा था कि कोई बीजेपी ने एक सर्वे कराया है जिसमें उसका कहना है कि जनता खुश है। उसका कहना है कि जो इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मज़ेदार बात उसमें थी कि जिस नेता का कोट था उसका नाम नहीं दिया था उसमें कि ये कौन है व्यक्ति जिसको लगता है कि नहीं, सबसे मजे की बात तो डीमोनेटाइजेशन के बाद जब मोदी साहब ने अपने ऐप में पोलिंग कराया तो वैसे तो सवाल कुछ ऐसे थे, लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाया कि भाई सवाल नंबर 1 डीमोनेटाइजेशन क्या अच्छा है, बहुत अच्छा है, और अगर इससे आप राजी नहीं तो आप ऐप से बाहर निकल जाए या आप पाकिस्तान के पक्ष में। तो ये इन सर्वेज पे कुछ ज़्यादा अहमियत तो हम दे नहीं सकते। और मुझे लगता है कि फैसला एक तरह से जनता के हाथ में है। एक तरह से अच्छी बात है कि इस बजट में कोई ऐसा मुझे तो नज़र नहीं आया जिससे हम कह सकते हैं कि भाई चुनाव में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई। ये अलग बात है कि एक परंपरा रहा है कि चुनाव के टाइम में बजट नहीं होता है। आज एक और परंपरा एक तरह से तोड़ी गई। ई अहमद साहब का इंतकाल हुआ। जी हाँ। वैसे तो पार्लियामेंट हमेशा एक दिन के लिए वो सस्पेंड अपने आप को करते हैं और अगले दिन जो है वो लेकिन मैडम महाजन जी का कहना था कि देखिए बजट एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, तो आज नहीं कल जो है इसको सस्पेंड करेंगे। और कांग्रेस ने भी शुरू में थोड़ा सा शोर शराबा मचाने के बाद इस बात को मान लिया। अच्छा, एक सवाल और था सिद्धार्थ कि जैसे लंबे समय से कहा जाता रहा है कि जो पूरी ग्रोथ है हमारी वो एक जॉबलेस ग्रोथ है। तो अभी जो ये जो बजट है, और जैसे हर चुनाव प्रचार में अगर आप यूपी चले जाएं या बाकी जगहों पे, तो सारी पार्टीज़ के केंद्र में युवा हैं और सारी पार्टियों का मसला यही है कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है। तो युवा हमारे फोकस में है और युवाओं के पास रोजगार नहीं है। मोदी जी भी कहते हैं, अखिलेश यादव भी कह रही हैं, बहन जी भी कह रही हैं, सारे लोग कह रहे हैं। तो ये जो बजट है, क्या इसमें कुछ ऐसा है जो एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बेहतर कर पाए? देखिए, जेटली साहब जो हम स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की बात कर रहे थे, जो लघु उद्योग, मतलब जो जेटली साहब का कोशिश तो है 5% कॉर्पोरेट टैक्स में उनको छूट मिला है। दरअसल में जो बड़े कंपनीज हैं, रोजगार के मामले में ये इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है। पिछले 5 साल या 10 साल का अगर आप आंकड़ा देखिए तो इन कंपनीज भले ही ये मुनाफा कमा रहे हैं, आउटपुट उनका बढ़ रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, मशीनरी वहाँ पे है, रोबोट्स वहाँ पे है। तो जिस पैमाने पे मजदूरों का वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे पैदा हो रहा है, वो छोटे स्मॉल इंडस्ट्री में हो रहा है। तो बजट में एक कॉर्पोरेट टैक्स छूट देना, मुझे लगता है कि ये रोजगार को बढ़ाने के रास्ते में एक अच्छा कदम है। लेकिन इसके साथ साथ, क्योंकि हम नोटबंदी की भी मतलब इसका संदर्भ नोटबंदी से है, तो नोटबंदी जो है एक ऐसा कदम था जिसके चलते छोटे जो लघु उद्योग हैं उनको नुकसान पहुंचा है। तो एक और पे आप नुकसान उनको दे रहे हैं।
दूसरी ओर पे आप टैक्स छूट कह रहे हैं, तो इसका नेट इफेक्ट क्या होगा? क्या वाकई एम्प्लॉयमेंट बढ़ पाएगा कि नहीं? क्योंकि आपको याद होगा कि चुनाव के टाइम में मोदी साहब ने शायद हर साल में 10 करोड़ नए नौकरी पैदा करूंगा, और मतलब कि इस देश के जो नौजवान तबका है वो एक तरह से एंथुजियास्टिक होकर उन्होंने जम के वोट दिया, जम के उस चुनाव में हिस्सा लिया। उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो नई सरकार आएगी, नौकरियां पैदा होंगी और अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए खड़े हो जाएंगे। लेकिन अभी तक जो है पिछले 2 साल में स्टैटिस्टिक्स आंकड़े हमको बताता है कि उस वादे पे मोदी साहब खड़े नहीं उतरे। ये एम्प्लॉयमेंट इसी से जुड़ा एक सवाल और भी है सिद्धार्थ, कि जैसे एक तरफ हम युवाओं की या एक सामान्य तबके की एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, साथ में कहीं मैं देख रहा था कि उसमें एक लेबर लॉज को रिफॉर्म की भी बात है। और लेबर लॉ रिफॉर्म करने का मतलब ये है कि उसको कुछ ऐसा बना दो कि कंपनी को जब मन करे रखे और जब मन करे तो बिना बताए निकाल दे। तो रिफॉर्म का यही, वो रिफॉर्म में वो थोड़ा सा मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो रिफॉर्म का जो सिलसिला है हमारे यहाँ, लेबर लॉ के रिफॉर्म, ये क्या हमारे जो मजदूर या जो हमारे जो कामगार लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके पक्ष में है, या कभी भी ऐसा कोई फैसला होता है कि आप रिफॉर्म करें और वो आपके एम्प्लॉय के पक्ष में चला जाए, या वो सिर्फ और सिर्फ आप कॉर्पोरेट्स के हित में आप करते हैं, आप कहते हैं कि हमने लेबर लॉ रिफॉर्म सही किया? बात है। दरअसल में रिफॉर्म लफ्ज जो है आमतौर पे एक उस चीज को सिग्निफाई करता है जो एक अच्छी चीज होनी चाहिए। अगर हम लेबर रिफॉर्म कर रहे हैं तो की बात कर रहे हैं तो रिफॉर्म लेबर के पक्ष में होना चाहिए। लेकिन आमतौर पे जो सुझाव दिए जाते हैं कि कंपनी को छटने का पूरा हक होना चाहिए, वेतन काटने का पूरा हक होना चाहिए, ये लेबर के पक्ष में कैसे हो सकता है? इसको हम रिफॉर्म लफ्ज इसके साथ कैसे जोड़ सकते हैं? ये अलग बात है कि सरकार, हालांकि मोदी साहब जब चुन के आए, बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक आंख उनका कॉर्पोरेट्स की ओर था। कॉर्पोरेट्स का मुसलसल ये मांग रहा है कि भाई लेबर रिफॉर्म होना चाहिए, जिसका मतलब ये उनका ये कहना नहीं है। मतलब विदेश में अगर आप देखें, आप यूएसए जैसे मार्केट इकोनॉमी में या जर्मनी में देख लें, तो इतनी आसानी से वहां पे भी एक कंपनी अपने मजदूरों को बाहर नहीं निकाल सकता। जर्मनी के कानून के तहत या हॉलैंड के कानून के तहत, हमने इसका स्टडी भी किया शिव नाडार यूनिवर्सिटी में, अगर आप किसी मजदूर को निकालना चाहते हैं तो आपने उनको 3 साल या 4 साल या 5 साल का वेतन आपने उनके हाथ में पकड़ाना है। वो कोर्ट भी जा सकते हैं। वहाँ पे कोर्ट के अनुमति के बगैर हॉलैंड में आप किसी मजदूर को हटा नहीं सकते। यहाँ पे जो है, हालांकि लेबर एक्ट के तहत इतना आसान नहीं है, लेकिन कंपनीज क्या करती हैं, यहाँ तक कि सरकारी कंपनियां क्या करती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम यहाँ पे ठेकेदारी प्रथा चल रहा है। यहाँ तक कि बड़े से बड़े पब्लिक सेक्टर कंपनी में भी जो एक अक्सरियत है मजदूरों का, वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, उनका पीएफ नहीं कटता, उनको लीव नहीं मिलता, उनको ग्रेच्युटी नहीं मिलती। तो जब हकीकत यह है कि ऑलरेडी हिंदुस्तानी कंपनी जब चाहते हैं किसी को निकाल सकते हैं, जब चाहते हैं किसी पे झूठा केस लगा दें। यहाँ तक कि जब मजदूर, जैसे राजस्थान में ऐसे केसेस आए, अलवर में, मारुति उद्योग में ऐसे केस आए हैं कि बड़े बड़े इदारों में जब मजदूरों ने अपने इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस बनाने की कोशिश की तो उन पर दबाव डालते आप उनको निकाल देते हो। तो अगर हम लेबर रिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो भाई ट्रेड यूनियन राइट्स होनी चाहिए। जो उद्योगपति या जो सियासतदान लेबर रिफॉर्म की बात कर रहे हैं वो इस बात का भी ऐलान करें कि हर मजदूर को पीएफ मिलना चाहिए, हर मजदूर को ईएसआईसी जो है इंश्योरेंस, अच्छे से अच्छे हेल्थ केयर मिलना चाहिए। हाल में हमने एक स्टोरी चलाया था, गौरव भटनागर ने किया था ये स्टोरी वार में, कि ये दिल्ली गुड़गांव मनेसर बेल्ट में बहुत सारे ऐसे ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ही चलता है, और यंग मजदूर, यंग लड़के जो गांव से आके 1 साल 2 साल बगैर ट्रेनिंग के बड़े बड़े खतरनाक मशीन्स के साथ उनको लगाया जाता है, किसी का हाथ कट जाता है, किसी उंगली कट जाती है। 10-12 ऐसे लड़कों का स्टडी करके ये पता चला कि 15 में से शायद एक ही लड़का था जिसके इलाज के लिए फैक्ट्री उन्होंने थोड़ा सा पैसा खर्च किया, नहीं तो बाकी 14 लड़के जो हैं 2-3 दिन के बाद उनको निकाल दिया जाता है, वो गांव चले जाते हैं। तो ये हिंदुस्तान में मजदूरी की हकीकत ये है। ऐसे महाशय, ऐसे माहौल में अगर हम लेबर रिफॉर्म की बात करें तो लेबर रिफॉर्म का मतलब होना चाहिए कि आप मजदूरों को और उनके अधिकार, उनके हक आप और बढ़ाएं, बल्कि आप उनके बनस्पत ये कि आप उनके अधिकार और हक छीन लें। तो वैसे अच्छी बात यह है कि इस बजट में कम से कम उस किस्म के लेबर रिफॉर्म्स की कल्पना नहीं की जा रही है। मुझे लगता है इसकी वजह यह है कि बीजेपी ऑलरेडी इस बात को समझ चुका है कि गरीब इस देश का एक तरह से अपने आप को खतरे में महसूस कर रहा है डीमोनेटाइजेशन की वजह से। ऑलरेडी अगर आप और उसको दुर्दशा में ढकेल दोगे तो इसका सियासी जो कॉस्ट है आपको भुगतना पड़ेगा। चुनाव आ रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उस दिशा में शायद ये सरकार जाने के लिए तैयार नहीं है। तो साथियों, बजट पे ये हमारी एक चर्चा थी और एक पर छोटा सा परिचय था। शुक्रिया सिद्धार्थ।
और आने वाले समय में और आने वाले कुछ दिनों में वायर हिंदी आपके सामने होगा। बहुत सारी एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ के साथ हम आ रहे हैं और बहुत से ऐसे मसले जो मुख्य धारा में जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, जिनको जगह नहीं मिलती, जिन पे कभी कोई बात नहीं करता, तो उनको हम लेके आएंगे। तो आपसे मिलते जुलते रहेंगे। बाकी ये पूरी टीम जिससे आपका परिचय हुआ, ये भी आपसे समय समय पर आपसे फेसबुक लाइव के द्वारा, अपनी स्टोरीज़ के माध्यम से, ट्वीट के और फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे इंटरेक्ट करते रहेंगे। तो अगली मुलाकात तक के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक्स।